हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हेम ऑपरेटर का मॉडल पेपर नंबर 3 करेंगे, जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। पेपर पूछे जाने वाले सवाल हैं और अब क्या आंसर पार हमको करना है, और आंसर पार होने का होगा जिनकी तैयारी पक्की होगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। बाकी जो बच्चे द्वारा भटक रहे हैं उनको भटकने तो अच्छी बात है, जितना कॉम्पिटिशन कम होगा आप लोग के लिए अच्छा है। सीरियस बच्चों के लिए तो मैं तो यही कहता हूँ, बेवकूफ़ बच्चे भटकते रहे तो अच्छी बात है, कम से कम यार भीड़ तो कम होगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग में चले पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दिया कीजिए तभी आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। इससे पहले कि अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखे मेरे प्रीवियस के, वो भी जाके देख लीजिएगा। और ऑलरेडी एलिमेंट्री नॉलेज की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, पेट्रोल डीजल इंजन, क्लच सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। पहले ही पढ़ाया था, इस बार ही पढ़ा है। वो वीडियो जाके आप जरूर देख लीजिए, और जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है फ्रेंड, तो पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात यानी कंप्रेशन रेशो कितना होता है। पूछा हुआ सवाल है एनसीएल में ही, तो इंपॉर्टेंट है। तो कंप्रेशन रेशो जो होता है पेट्रोल का, वो होता है 8:1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, टर्बो चार्जर किसके द्वारा संचालित होता है। तो टर्बो चार्जर का जो संबंध होता है ये किससे होता है, इसका संबंध होता है एग्जॉस्ट गैस प्रेशर से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 4 स्ट्रोक इंजन में संपीड़न स्ट्रोक यानी कंप्रेसर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना, टीडीसी बीडीसी आपको पढ़ाया था, कंप्रेसर स्ट्रोक पढ़ाया था। और एक बार गैस हवा अंदर ली जाती है, फिर कंप्रेस की जाती है, फिर संपीड़न से ही उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, इससे डीजल का प्रज्वलन हो जाता है। जबकि पेट्रोल इंजन में क्या स्पार्क प्लग का उपयोग हम करते हैं, लेकिन बात हो रही है डीजल इंजन की। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, दोनों वाल्व हमेशा बंद रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फायरिंग ऑर्डर काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। तो इसका फायरिंग ऑर्डर होता है 1 3 4 2 नहीं 1342, ऐसे याद कर लीजिए शॉर्टकट में 1342। ठीक है ना। अगला सवाल है, इंजन में ऑयल के स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं ना, इंजन में ऑयल नापने एक लंबी छड़ जैसी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, डिपस्टिक बोलते हैं, डिपस्टिक। तो राइट आंसर क्या होगा, डिप स्टिक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो ट्रैवल होंगे जानते होंगे। आधुनिक ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का थर्मोस्टेट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो सबसे अधिक जो उपयोग किया जाता है वो क्या जाता है, वैक्स टाइप। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा साइड करते हैं ज़रा। हाँ। अगला सवाल है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। तो वैसे देखिए, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन कभी यूज़ करना भी नहीं चाहिए। मैं तो कभी नहीं करता हूँ, मैं गाड़ी रोक के तब बात करता हूँ, समझ लीजिए। यहाँ तक कि हेडफोन लगा के बात भी नहीं करता हूँ मैं। भैया जहान है तो जहान है, हम तो ये जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो है सेक्शन 184 से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के तहत वैध बीमा के बिना वाहन चलाने का पर कितना जुर्माना है। तो ये जुर्माना है कितना, अरे एक मिनट, ये जुर्माना है आपका 2000 रुपये। ठीक है ना। अगला सवाल है, सड़क पर उल्टा त्रिकोणीय इन्वर्टेड ट्रायंगल चिन्ह क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, ये रास्ता दें, देखा होगा ना आपने। ऑप्शन नंबर बी, ये ऐसे बना होता है, ऐसे करके। तो इसका क्या होता है, गिव वे, रास्ता दें। अगला सवाल है, टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी क्या कहा जाता है। तो टीडीसी को हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और बीडीसी को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंजन से संबंधित है। तो टीडीसी बीडीसी के बीच का जो दूरी होती है, मैंने आपको समझाया था जब पिस्टन उस्टन आपको अच्छे से पढ़ाए थे इंजन में। मैंने आईसी इंजन जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो सब कुछ मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें इसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। जो आप बोलते हैं ना 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, वो टीडीसी बीडीसी की दूरी को ही हिसाब से ही नापा जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये इतना कंफ्यूजिंग सवाल है, कुछ बच्चे इसका आंसर लगाएंगे सी राजगोपालचारी और कुछ बच्चे इसका आंसर लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो जो बच्चे आंसर लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, उनका आंसर सही हो जाएगा, और जो ये लगाएंगे गलत हो जाएगा। पूछो क्यों, कहेंगे सर क्यों, सी राजगोपालचारी भी तो थे, बिल्कुल थे। देखिए, और अभी आपने देखा भी होगा संसद में एडविन लुटेन की फोटो हटा के इनकी फोटो लगाई गई है। करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एडविन लुटेन की जगह पे सी राजगोपालचारी जी की फोटो लगाई गई है। एक सवाल तो आपका यहीं से तैयार हो गया और जीके का। देखिए, इसने पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगर ये पूछा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय लगा देता, तब आपका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन ना होकर सी राजगोपालचारी हो जाता। बस यही कंफ्यूजन आपको करता है और यही अंतर आपको याद रखना है। अगर भारतीय लगा देगा तब आपका आंसर सी राजगोपालचारी होगा। सिंपल पूछेगा जैसे ही पूछा है तो आप आंसर लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है ना। अगला सवाल है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, रेड सी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी। और दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के थे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा था। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती जी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है।
तो शिक्षा का अधिकार 21A में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी और आया हुआ सवाल है ये। तो ये भारतीय महिला जो थी, ये थी, इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टर थी, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक मिनट, रियो डी जेनेरियो में सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा। रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किया गया था 1992 में, ठीक है ना, याद रखना है आपको ये। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगला सवाल मैथ का है, औसत ऊंचाई सवाल है। तो टी यू और वी की, पहले सवाल ध्यान से पढ़ेंगे हम। टी यू और वी की औसत ऊंचाई 187 सेंटीमीटर है। यदि टी और यू की औसत ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है और यू और वी की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है, तो यू की ऊंचाई क्या होगी? तो जब भी आपको इस तरह का सवाल देखने को मिले, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? सबसे पहले टी और यू की औसत ऊंचाई कितनी? 155। तो हम इनका योग निकाल लेते हैं। क्या होगा? दुगना हो जाएगा, 2 गुणा 155, तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, और 2 कम 2 और 1 3, 310 ये हो गया। और u प्लस वी कितना है? u प्लस वी है आपका 154, तो 2 गुणा 154 कर दो, तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगाएगा 2 कम 2 और 3, 308। 308 तो ये हो गया। और तीनों का कितना है? टी यू प्लस वी का, ये भी हम निकाल लेते हैं। टी यू वी 187, तो 3 लोग हैं, तो 3 से 187 गुणा कर देंगे हम। तो क्या होगा? 3 7 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 8 24, 2 26, हासिल लगा 2, 3 कम 3 2 2 5, 561 आ गया। अब देखिए, जब भी आपको सवाल देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, हमसे पूछा यू का है, तो देखो पहले इन दोनों तो आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो यहाँ से क्या बनेगा? टी प्लस 2u प्लस वी, ये बनेगा ना। जब उसको जोड़ेंगे कितना बनेगा? 8 का 8 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, और 3 3 6, 618 आ गया। और हमको पूछा है कि हमको u का मान पूछा है। अब देखो, अगर मैं समीकरण नंबर 1 इसको मान लूँ, समीकरण नंबर 2 इसको मान लूँ, अगर एक में से मैं 2 घटाऊंगा तो टी कट जाएगा मेरा, वी कट जाएगा, 2u में से u कट जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या करना, मुझे घटाना ही है। और 2u में से एक u हो जाएगा, तो एक u बचेगा, एक u का ही मान हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 618 में से 561 घटा देंगे। घटा दो, 618 में से 561 घटा दो, कितना आएगा? 8 में से 1 गया 7, और यहाँ बचा 60, 56 गया 4, 47 आपका आंसर हो गया। 47 गड़बड़ तो नहीं हो रहा कहीं पे? 8 में से 1 गया 7, 60 में से 56 गया 4, 47 आ रहा है। यहाँ क्या आंसर आ रहा है? यहाँ गड़बड़ आ रहा है। वो दोबारा देख लेते हैं, रुको फिर से। हमको दिया था टी प्लस यू प्लस वी, तीनों का औसत 187 दिया था ना, 3 गुणा 187 में कर लेता हूँ। 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 8 24, और 2 26, हासिल लगा 2, 3 कम 3 तो 5, 5 से सही तो आ रहा है। और टी प्लस यू का कितना था? 2 गुणा 155, तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 2 पंजे 10 और 11, हासिल लगा 1 2 कम 2 और 1 3, ठीक है, 3 10। और u प्लस वी कितना है मेरे पास? 1 मिनट, u प्लस वी है मेरे पास 154, 2 गुणा 154 कर लूँगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 2 कम 3, तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ूंगा अगर मैं, इसको अगर जोड़ता हूँ खाली इसको तो हो जाएगा 8 1 3 3 6, 618। 618 में से 561 घटाना है, 618 में से 561 घटाना है, तो 8 में से 1 गया 7, ठीक है। यहाँ 11 11 में 6 जाएगा, अच्छा हाँ सही का, तो यहाँ एक इकाई लेंगे ना, तो 11 बचेगा, तो 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, 57 सेंटीमीटर आएगा। 57 सेंटीमीटर, 11 में 6 गया 5, 5 आ गया 0, 57 इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स। तो यू की चाहे 57 सेंटीमीटर आएगी, जो कि ऑप्शन में लग रहा है ऑप्शन गड़बड़ है, तो आंसर 57 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, दो ट्रेनें क्रमशः 48 किलोमीटर पर घंटा और 102 किलोमीटर पर घंटा गति से एक ही दिशा में चल रही हैं और उनकी लंबाई क्रमशः 350 मीटर और 550 मीटर है, तो तेज ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने कितना समय लगेगा? बहुत सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के सवाल मैंने आपको कराए भी हैं, कॉन्सेप्ट वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे लगेगा सापेक्षता का सिद्धांत। अब देखिए, ट्रेन अगर एक ही दिशा में जाती है तो हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? उनकी स्पीडें घटती हैं और लंबाई क्या होती है? लंबाई जुड़ जाती है, घटती है? बताइए मेरे को, सापेक्ष सिद्धांत क्या होता है हमारा? अगर देखिए दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो स्पीड का तो अंतर लेना पड़ेगा ना मेरे को, और लंबाई क्या होंगी? लंबाई भी घटेंगी हमारी। तो देख लेते हैं हम लोग। तो देखो, दो ट्रेनें हैं 48 किलोमीटर और 102 किलोमीटर की हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा चल रही है तो इनकी स्पीड घटेगी, ठीक है ना। तो स्पीड जो हो जाएगी 102 में से आप 48 घटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे? 12 में से 8 गया 4,
ठीक है, बचेगा 9, 9 में से 4 गया 54। इसको मीटर पर सेकंड चेक कर लेते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 तिया 54, 3 पंजे 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल हो गई। ठीक है, और उनकी लंबाई 350 मीटर 550 मीटर है। ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पूरी तरह पाने तक समय लगेगा। अब देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो कितना यहाँ अगर डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, लंबाई का डिफरेंस अगर हम निकालें क्योंकि दिशा में तो लंबाई घटेंगी हमारी, तो ये हो जाएगा 0 डिस्टेंस जो हम बोलेंगे इसको हम। अब 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2, 200। तो 200 मीटर डिफरेंस आ रहा है, 200 मीटर डिफरेंस आ रहा है। इसको अगर 15 से भाग कर दूँ मैं तो 15 एकम 15, नहीं सॉरी जोड़ना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, 1 मिनट। तो डिस्टेंस जुड़ेगी सही का, स्पीड घटती है। ये कितना हो जाएगा आपका 0, 5 इसका 0 यहाँ से लगाए, 5 6 3 9, 900। और 15 सेकंड हमारा स्पीड आ गया था, 15 छिक्का 90, 60 सेकंड आ रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है, रोहित 600 रुपये में एक गेंद खरीदता है और वह 20% 2 क्रमिक छूट देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड जब भी शायद सवाल आपका आए तो आपको करना कुछ नहीं है, 600 का सामान था, पहले 20 छूट दी तो कितने बेचा होगा, 80% बेचा होगा, और फिर 30% छूट दी तो 70% बेचा होगा। यही हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले ही काट दीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 7 8 56, 56 गुणा 6 कर लीजिए, 56 गुणा 6 करेंगे तो 6 6 36, 3 6 30 और 3 336, 336 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला सवाल है, 4 लाख रुपए की कार का मूल्य हर साल 40% घटता है, 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल बहुत ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं एग्जाम में, घटता है बढ़ता है तो क्या कीमत होगी। अब देखिए 4 लाख की कार है, अब छोड़ दो, हमें हमेशा जब भी सवाल है वो आपको परसेंटेज को पकड़ना है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू अब निकाल लीजिए, क्या होगा 40/100, यानी 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी अगर कार का मूल्य पहले साल 5 रुपये था तो घटा होगा 2 रुपये कम हो रहा, तो हुआ कितना होगा 3 रुपये होगा। फिर 2 साल फिर यही होगा, 5 से 3 हुआ होगा। तो ओवरऑल देखें कार थी कितने की 25 की, और हो कितने की 9 रुपये की। अब देखो 25 की कीमत हमको दे रही है 4 लाख, ये 25 4 लाख के बराबर है, तो 9 का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो 25 की कीमत 4 लाख है, तो ये कितना गुना है, 18 पंजे 90, 18 दूना 36, 25, 4 लाख को कर लीजिए आप, 1 मिनट चाहिए। कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 25 बराबर कीमत दी है मेरे को 4 लाख, 1 2 3 4 5, इसको 5 से काट लीजिए, इजी कर लीजिए, 5 कम 5, 5 8 40, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 5 से काट लीजिए, एक रेशो का आपका मान निकल आएगा, 5 कम 5, 1 बचेगा, 5 छक्का 30, 16,000। यानी एक रेशियो की वैल्यू 16,000 है, और घट के हुआ कितने गया था 25 से 9 रुपये कार कीमत हो गई थी। तो हमको वही वाला मूल्य हमको पूछा, तो 16,000 में 9 का मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, तो फाइनल अमाउंट आएगा। तो 16 में 144 होता है, 3 जीरो लगा दीजिए, तो 16 में 144, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमने क्या करा, फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/20 40, 20 यानी अगर कीमत 5 रुपये रही होगी तो 2 रुपये घट गई, ऊपर घटता है तो 3 रुपये हो गया। फिर 5 से 3 हुआ, क्योंकि 2 बार हम करें, 2 साल का पूछा, 3 साल कहता है तो हम 3 बार इसको हम करते, 4 साल होता है और 4 बार कहते हैं, इसका ये फंडा होता है। ठीक है ना। तो ये जो कीमत होती है ये एक्चुअल कीमत होती है, यानी 5 5 25, और ये घट के कीमत आती है 5 3 9, ये तुमने कहा घटाई तो है सामान यहाँ पे, यानी पहले जो कीमत 25 रुपये थी 2 साल बाद वही चीज़ 9 रुपये की हो गई, यानी कितने का अंतर आ गया, 16 रुपये का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। आप ऐसे उसको निकाल सकते थे, रेशियो का डिफरेंस 16 है तो 16 का मल्टीपल इसका आंसर होगा ऑप्शन में। आप चाहे इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते थे, लेकिन चलो शॉर्टकट नहीं, हम आपको पूरी तरीके बता रहे हैं कि शॉर्टकट तो बाद में करोगे, शॉर्टकट तो एडवांस बच्चे कर ही लेते हैं। तो ये इसके बराबर है, 25 जो था वो 4 लाख के बराबर था, तो हमने काटा पीटी करा, 16,000 हमारा आ गया, यानी 16,000 गुना है इसका, 16,000 गुना, तो ये भी 16,000 गुना होगा, 16 में 144, आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 447, 419, 391, 313, 345 क्या आएगा। आप देखते हैं यार हम लोग क्या यहाँ लॉग चल रहा है, 447 में से 419 घटाना ज़रा, कितना अंतर आ रहा है, 7 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3, 43 में 41 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 28 कम हुआ है। अब यहाँ देख लेते हैं, 419 से 391 का अंतर देख लेते हैं, इसका कितना अंतर आ रहा है, 9 में से 8 2, यानी 28 का डिफरेंस हमारा चल रहा है, 28 का डिफरेंस हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो वही कर लेते हैं, 335 में से हम 28 घटा देते हैं, तो
अब 15 में से 8 जाए कितना बचेगा, 7, और यहाँ बचेगा 2, 2 में 2 गया 0, 307 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को FEUH लिखा जाता है तो बोध का कूट क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। पहले देखते हैं यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है। कार्ड है हमारा और है FEUH। अब देखिए कितना बढ़ रहा है ना ये, तो DEF +3 हुआ यहाँ पे। फिर देखते हैं BCDE, यहाँ +4 हुआ। फिर यहाँ देखते हैं PQRSTU +3 हुआ। फिर देखते हैं D से BCDEFGH +4 हुआ, यानी +3 +4 +3 +4 हमारी सीरीज चल रही है। तो यही हम इसमें भी कर लेते हैं बोथ में। अब देखिए बोथ में 3 जुड़े क्या हो जाएगा, बी 2 पे होता है, 3 जुड़ेंगे तो 5 होगा, 5 पे हमारा क्या आता है, E आता है। तो देखो E तो सारे ऑप्शन दिया हुआ है पहला, तो छोड़ देते हैं इसको हम। अब O में हम क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो O कितने वो होता है, 15 पे, 15 4 19, 19 पे हमारा क्या आएगा, R आएगा, हाँ सॉरी 3 4, हाँ R आएगा। तो यहाँ हो गया R। तो ER सभी में है, छोड़ दो उसको भी। अब देखो ER W सभी, यानी यहाँ से W ही आएगा। हम लास्ट वाला पकड़ लेते, क्योंकि लास्ट वाला देखो सारे अलग है, हमने गलती किया, हमको लास्ट वाला पकड़ना चाहिए था जब शुरू के 3 हमारे मिले। तो ये नहीं करने तरीका यही है, देखो शुरू के 3 ऑप्शन सब में सेम है, ये लास्ट वाला अलग है, तो लास्ट वाले से हम पकड़ सकते थे इसको, लास्ट वाला हम पकड़ लेते हैं। अब देखो क्या आएगा, HIJKL +4 करेंगे लास्ट में तो L आएगा। तो ERWL हमारा बनेगा +3 +4 +3 +4, यही हमारा बनना था ना। तो ERWL आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर C में हमको देखो दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला सवाल है, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये नया सवाल है, ये आपको नया सवाल सिखा रहा हूँ। ये सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें और वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है। सवाल ऐसे पढ़ना है कि सवाल किस टाइप में पूछता है। यदि वह आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के, सवाल यही पूछेगा आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इस सवाल का ये, कि 2 लड़के दिए होंगे, पहले उनकी पोजीशन शुरू में दी होगी, बाद में वो जगह बदलेंगे तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और कुल संख्या पूछ लेंगे कि उस लाइन में टोटल कितने लोग हैं। तो करने का तरीका क्या है, अब देखो सवाल क्या कहा, श्रीनाथ बाएं से 7वें, वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर। यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो देखो श्रीनाथ की जगह बदल ली है, वेंकट की जगह नहीं बदल ली है। तो श्रीनाथ की जगह बदल ली तो नई जगह उसकी क्या हो गई, अब 22। पुरानी जगह क्या थी उसकी, 7वीं, तो उसको जोड़ देंगे। ठीक है, और टोटल निकालना तो एक हम घटा देंगे, नहीं वेंकट की लेंगे, सॉरी श्रीनाथ की तो, हाँ श्रीनाथ जगह बदली उसकी तो 12 हो गया ना, श्रीनाथ की जगह थोड़ी लेंगे यहाँ पे। देखो श्रीनाथ की जगह बदली तो उसकी तो अब नई वाली 22 हो गई, वेंकट की तो 12वीं ही रहेगी ना, तो उसकी जगह तो चेंज हुई नहीं है, तो वो 12वीं रहेगी। ये टोटल हो गया, और टोटल में से हमेशा -1 करते हैं, हमेशा आपको -1 करना है जो भी आप जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 और 1 3, टोटल कितना आ गया 33, ऑप्शन नंबर बी। क्या करा फिर समझ लीजिए, देखिए जिसकी जगह बदली है, जो नई वाली जगह हुई है, पहले आपको नई वाली जगह लिखनी, नई जगह वाली कौन सी हुई है, नई जगह ये हुई ना 22 हुई है, 22वें स्थान पर आ गया। और नई पोजीशन जो आई है श्रीनाथ की, क्योंकि वेंकट की चेंज नहीं हुई है, सिर्फ श्रीनाथ की जगह चेंज हुई है। तो श्रीनाथ की नई जगह हो गई 22। फिर हम जो दूसरा लड़का था उसकी वैसी वही लिखेंगे, जो दूसरा लड़का हमारा कौन बचा, वेंकट बचा, वेंकट ही बचा ना। तो वेंकट का क्या था, वेंकट 12वें स्थान पर था, तो ये 12वें स्थान पर ही रहेगा, इसकी जगह तो चेंज हुई नहीं, इसके बारे में बात का ही नहीं क्वेश्चन है। ये हो गया टोटल, इनको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 34, और एक हमेशा घटाना है आपको। टोटल जब भी हम निकालेंगे कुल कितने लोग हैं पंक्ति में, तो हमेशा एक आप घटाएंगे 33। क्यों ये घटाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए 33। ठीक है। और लास्ट वाले इस वीडियो का, 5 मित्र ABCD और E एक पंक्ति में उत्तर क्यों मुँह करके बैठे हैं। तो हम करते रहो, टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी मेरे को। 1 2 3 4 5 उत्तर इधर ही होगा, तो इधर क्यों मुँह करके बैठे हुए वो लोग। अब पढ़ते हैं, A B के बगल में बैठा है, C D के बगल में बैठा है, C E के साथ नहीं बैठा है, जो पंक्ति में बाई छोर पर बैठा है, D दाईं ओर से दूसरा ने बैठा है। अब इसको हम पकड़ते हैं, इस लाइन, ये लाइन पकड़ना इजी हमारे लिए। D दाईं ओर से दूसरा ने बैठा, तो दायां क्या है, ये है राइट वाला, तो D यहाँ बैठा है, दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। ठीक है, अब D के साथ किसका रिलेशन था, C का था, तो C क्या है, D के बगल में बैठा है, C D के बगल में बैठा है। अब C देखो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो मैं मान पहले पोजीशन लेता हूँ ये, अगर C यहाँ पर बैठा है तो C E के साथ नहीं बैठा है, बिल्कुल C E के साथ नहीं बैठा, तो E हमारा यहाँ होगा। उसके बाद क्या करा, A B के बगल में बैठा है, A जो है B के बगल में बैठा है, A जो है, और A और C एक साथ बैठे हैं, A और C एक साथ बैठे हैं,
ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, मतलब बी ये रहा, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, ठीक है। ए और सी एक साथ बैठे हैं, ये तो लॉजिक बन ही नहीं रहा है हमारा, फिर से दोबारा करते हैं, रुको, ठीक है, दोबारा करते हैं। ये तो करना होता है, ये बहुत ध्यान से करना होता है सवाल वाला। 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे, 5 बैठे, तो डी दाएं और दूसरा बैठा, डी तो देखो पक्का यहीं बैठेगा, ये तो मैं कन्फर्म है, डी यहीं बैठेगा। फिर कह रहा है कि सी ई के साथ नहीं बैठा है, सी जो है ई के साथ नहीं बैठा है, और ए जो है बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ए जो है बी और ई के, और ए बी के बगल में बैठा है, ए बी के बगल में बैठा कर बी मान लेता हूँ, बी और ई के दाईं ओर बैठा है, बी और ई के दाईं ओर बैठा है, लेकिन सी ई के साथ नहीं है, सी ई के साथ नहीं है, तो सी हमारा यहाँ होगा, तभी तो ई के साथ नहीं बैठेगा, सी अलग हो गया, हमारा सब बैठ गया, अब ठीक बन गया हमारा, ठीक है। और कह रहा है ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं, लेकिन ए और सी को एक साथ बैठाना है मेरे को, ए और सी को एक साथ मुझे बैठाना है, सवाल गलत तो नहीं कहीं आ रही है, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी, रुको उसको मैं अगर ये कर लूँ, ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ई को इधर बैठा लूँ, अगर ई को मैं यहाँ बैठा लेता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी एक साथ बैठे, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए जो है बी और ई के दाईं ओर बैठा है, ए और बी और ई के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल ई भी हमारा बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, और ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए के स्थान में बैठा है, तो ए हमारा एकदम बाएं बैठा है, एकदम बाएं बाएं बैठा हुआ है, ठीक है ना, एकदम बाएं, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर, एक्सट्रीम लेफ्ट, ये कोई लेफ्ट है, ये राइट है हमारा, ठीक है ना, आंसर निकल आया। तो ऐसे करना होता है, पजल सवाल होते हैं ना, एक दो बार में सॉल्व करने पड़ते हैं इनको, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।